हेलो एवरीवन। तो केबल एंड वायर सेक्टर से चार स्टॉक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। आर काबिल का रिजल्ट अभी आया, कॉनकॉल अभी उनका हुआ नहीं है, तो कॉनकॉल उनका अलग से डिस्कस कर लेंगे। बट जो बाकी की तीन कंपनीज हैं एंड आर काबिल भी, चारों का डिस्कस करेंगे। नंबर्स कैसे हैं, मैनेजमेंट ने कमेंट्री क्या दिया है, अभी वैल्यूएशन कैसी लग रही है, ओवरऑल डील अपॉर्चुनिटी कैसी लगती है चारों स्टॉक्स के अंदर, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉलीकैब से सबसे पहले। पॉलीकैब के Q1 के नंबर्स काफी अच्छे थे। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 39% पे ग्रो किया कंपनी का। वाई 7% से गिरा है रेवेन्यू, लेकिन ये सीजनल है। Q4 इनका ज्यादा अच्छा होता है, Q1 में थोड़ा सा रेवेन्यू कम हो जाता है Q4 के कंपैरिजन में, तो वो सीजनल इंपैक्ट है। इबिट्टा 32% से ग्रो किया है वाई, और पैट में भी 33% की ग्रोथ है। फिर इबिट्टा मार्जिन अगर आप इनके देखोगे तो ये सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है पॉलीकैब का जहां पे मार्जिन इनके कम हुए। तो लगभग 15% का इबिट्टा मार्जिन था लास्ट ईयर इनका फर्स्ट क्वार्टर में, अभी ये 14% के अराउंड हो गया। तो वाई मार्जिन कंपनी के नीचे आए हैं। देन सेगमेंट वाइज अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो वायर केबल में 39% का रेवेन्यू ग्रोथ है। लेकिन जो मार्जिन कम हुए हैं कंपनी के वो इसी सेगमेंट से हुए हैं। इसका इसका ईबिट मार्जिन आप देखो, लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 15% था, अभी ये 13.3% है, यानी 1.4% के आसपास का मार्जिन कंपनी का इंपैक्ट हुआ है इस बिजनेस के अंदर। एफएमईजी इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है, 71% की रेवेन्यू ग्रोथ है वाई लेवल पे। इवन क्यू ऑन क्यू देखो 10% से रेवेन्यू ग्रो किया है। अब ये वाला जो बिजनेस है ये कंपनी का लास्ट ईयर ब्रेक इवन कर चुका था। इस साल इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आप देखो तो 4x जंप है कंपनी के ईबिट मार्जिन के अंदर, 2% से 8% ईबिट मार्जिन हो गया कंपनी का। तो यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंप्रूव हुई है इनकी। ईपीसी जो ईपीसी वाला जो इनका सेगमेंट है वो मतलब सीजनल होता है, माइलस्टोन बेस उसमें रेवेन्यू आता है, जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हो वैसे वैसे रेवेन्यू आता है, तो इसका रेवेन्यू नेचर लंपी है। इसीलिए इस क्वार्टर में आपको दिख रहा है कि डी ग्रोथ है, बट फुल ईयर बेसिस पे मैनेजमेंट ने बोला है कि इसमें ग्रोथ आएगा जो हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बाकी नंबर्स ओवरऑल अच्छे हैं। वर्किंग कैपिटल डे आप इनका देखोगे तो अभी भी वही 15 के आसपास चल रहा है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट कंपनी अभी यूज कर रही है, बाकी नॉर्मलाइज वर्किंग कैपिटल डे कंपनी का वही है 45 से 50 डेज के आसपास। तो ये ओवरऑल नंबर्स हैं पॉलीकैब के, काफी अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। कॉनकॉल अगर अब इनका डिस्कस करें तो एक जो हमने पहले भी डिस्कस किया था लेंडिंग वाले वीडियो में, कि किसी भी बड़ी एनबीएफसी या बैंक या फिर कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की मैनेजमेंट को अगर आप सुनोगे तो एक कॉमन चीज आपको हर एक कॉन कॉल में दिखेगा। सारी मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि अगर हम मैक्रो लेवल पे देखें ग्लोबली तो वहां पे तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। मतलब एनर्जी प्राइसेस को आप देख लो, या ग्लोबल ट्रेड का क्या सिनेरियो होगा आगे चल के, आपके ये सप्लाई चेन का कैसा आगे आगे चीजें होने वाली है, इन सब चीजों को लेकर के काफी अनसर्टेनिटी है। बट जो डोमेस्टिक हेल्थ है, जो हमारी इकॉनमी है, वो काफी अच्छा कर रही है। तो इन्होंने भी वही बोला कि आप कंजम्पशन सेक्टर देखो, सर्विस सेक्टर देखो, दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। गवर्नमेंट कैपेक्स का वापस से इन्होंने डेटा दिया कि अगर आप लास्ट ईयर के फर्स्ट 2 मंथ से कंपेयर करोगे, यानी अप्रैल मई FY26 से, तो इस साल ऑलमोस्ट 14% का ग्रोथ देखने को मिला है गवर्नमेंट कैपेक्स के अंदर अभी तक। 2.5 लाख करोड़ के आसपास का उन्होंने कैपेक्स किया है। सेम ये कंपनी लास्ट ईयर भी बोलती थी कि मैक्रो जरूर आपको वही ट्रम्प का टैरिफ वगैरह का चल रहा था और बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी, वॉर था कहीं पे, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे डेटा देखें तो गवर्नमेंट कैपेक्स जो है वो ग्रो करता जा रहा है मंथ आफ्टर मंथ। हाँ, बीच में एक वो इलेक्शन वाला टाइम था 24 का, जहां पे 6-9 मंथ्स के लिए उनका फोकस बिल्कुल ही शिफ्ट हो गया था, और जितने भी ये B2G वाले बिजनेस थे उनके बिजनेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट आया। उसकी वजह से जो और बाकी सेक्टर्स पे से डिमांड आती थी उन उन कंपनीज की वजह से उनके बिजनेस पे भी हमको इंपैक्ट देखने को मिला था। लेकिन लास्ट एक साल मोटा मोटा आप देखोगे तो गवर्नमेंट कैपेक्स का डेटा वापस से ट्रैक पे आ गया और ग्रो भी कर रहा है। प्लस प्राइवेट कैपेक्स भी कंपनी कह रही है वो भी ऑन ट्रैक चल रहा है, वहां से भी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। फिर वॉल्यूम ग्रोथ इनका कहना है कि केबल वायर बिजनेस में इस क्वार्टर में लो सिंगल डिजिट से मिड सिंगल डिजिट रहा है, मतलब 3-4-5% के अराउंड। ये Q4 में भी वॉल्यूम ग्रोथ कम था इनका केबल वायर का। तो कंपनी का कहना है कि इस क्वार्टर का जो वॉल्यूम ग्रोथ कम है ये हाई बेस की वजह से है। तो लास्ट ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर था यानी Q1 FY26, वहां पे हमारा वॉल्यूम ग्रोथ ना केबल वायर में 20 से 25% हो गया था। तो उस हाई बेस की वजह से इस क्वार्टर का वॉल्यूम ग्रोथ कम हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर का बेस हाई था। बाकी फुल ईयर का गाइडेंस इन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ का वही दिया है कि डबल डिजिट रहेगा, मतलब 12-13% से लेकर के 14-15% का वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी फुल ईयर बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रही है। फिर एफएमईजी में जो 71% की ग्रोथ आई है, तो कंपनी का कहना है जो सोलर प्रोडक्ट है वो हमारे ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। इस साल मतलब इस क्वार्टर में फिर से उसका रेवेन्यू जो है वो डबल हो गया वाई लेवल पे। एंड गवर्नमेंट की वो जो स्कीम है सोलर रूफटॉप, वहां से काफी अच्छा ट्रैक्शन हमको देखने को मिल रहा है। प्लस इन जनरल भी जो कंज्यूमर्स हैं आज के टाइम पे वो रिन्यूएबल्स की तरफ अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं, तो अच्छा डिमांड वहां पे देखने को मिल रहा है हमको। इसके अलावा चाहे स्विच गियर हो, स्विचेस वगैरह हो, उन सबका भी डिमांड ग्रोथ वगैरह अच्छा देखने को मिल रहा है। फिर डिमांड में इन्होंने डेटा सेंटर का भी बताया।
जैसे अभी आप करंट कैपेसिटी देखोगे तो 1.6 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी है डेटा सेंटर की। तो कंपनी कह रही है कि इंडस्ट्री रिपोर्ट्स का अगर हम माने तो आगे चल के ये कैपेसिटी जो है वो 18 गीगावाट तक हो सकती है। लेकिन इसका स्पीड क्या रहेगा वो मैटर करता है, वरना डिमांड इसमें काफी अच्छी आती है, क्योंकि 1 मेगावाट की जब कैपेसिटी ऐड होती है डेटा सेंटर से तो वो ऑलमोस्ट 3 से 3.5 करोड़ का डिमांड जनरेट करती है केबल्स के लिए। सो फॉर एग्जांपल अगर आगे चल के 1 गीगावाट डेटा सेंटर और ऐड होता है तो हमारे लिए ना 3000 से 3500 करोड़ का बिजनेस जनरेट हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी तो है, टाइम तो उन्होंने बोला 20,000 22,000 करोड़ के आसपास है, बट स्पीड क्या होता है, क्योंकि ये भी जो अभी तक जो कैपेसिटी है इसको भी 6-7 ईयर्स का टाइम लगा है, 2019 2020 से अब जाके करंट कैपेसिटी इतनी बनी है। तो स्पीड क्या रहता है कैपेसिटी एडिशन का डेटा सेंटर में, वो डिसाइड करेगा बेसिकली कि कितना फास्ट वो ग्रोथ हमारे बिजनेस में आएगा। बाकी ओवरऑल उस थीम को लेकर के तो ये बुलिश है, लेकिन उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट साउंड करता है ट्रांसमिशन थीम को लेकर के। तो ट्रांसमिशन में इनका कहना है कि अगर आप ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन देखो, चाहे गवर्नमेंट से या प्राइवेट प्लेयर से, जो प्रोजेक्ट वो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इवन FY27 के स्टार्टिंग में जो उनका टारगेट था और जैसा एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है, उससे मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है। क्योंकि ट्रांसमिशन में क्या होता है कि 100 रुपीज अगर स्पेंड हो रहा है तो वो 15 रुपीज का डिमांड जनरेट करता है केबल्स के लिए। तो इसलिए मैनेजमेंट उस वाले सेगमेंट, उस वाले थीम को लेकर के ज्यादा बुलिश है। और इसके अलावा मतलब रियल एस्टेट है, रेजिडेंशियल है, ये सबसे तो ग्रोथ आ ही रही है। प्लस आपका मोबिलिटी हो गया, रोड हाईवे ये सब जो आपके बन रहे हैं, वंदे भारत का टारगेट है कि 800 वंदे भारत ट्रेन करने हैं 2030 तक, वहां से काफी अच्छी ग्रोथ आपकी आ ही रही है। तो डिमांड टेलविंड्स को तो है, मतलब काफी स्ट्रांग है। और मैनेजमेंट खुद बोल रहा है कि अगले 4-5 साल का डिमांड और ग्रोथ आउटलुक को लेकर के तो हम पूरा श्योर हैं कि अच्छा ग्रोथ हमारा आएगा। एक और चीज क्या हुई है इस क्वार्टर में, इनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है ना, ये पहले इनके टोटल रेवेन्यू में 6-7% कॉन्ट्रीब्यूट करता था। लास्ट क्वार्टर में भी उसका रेवेन्यू डी ग्रो हुआ है। इस क्वार्टर में भी आई थिंक 14-15% जो इंटरनेशनल बिजनेस है एक्सपोर्ट से, उसका रेवेन्यू कंपनी का डी ग्रो हुआ है। बट कंपनी कह रही है ये सब वॉर की वजह से था। हालांकि आरआर काबिल का के ऊपर उसका इंपैक्ट नहीं पड़ा है, उनका इंटरनेशनल एक्सपोर्ट वाला बिजनेस Q4 में भी ग्रो किया था। तो कंपनी कह रही है ये 1-2 क्वार्टर का इंपैक्ट था। अब जब Q2 Q3 Q4 के नंबर्स आएंगे ना, तो हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स और अच्छे होंगे। और इनका जो टारगेट है कि टोटल रेवेन्यू में 10% हमको एक्सपोर्ट लेके जाना है, वो गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है 2030 तक। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में आपका एक्सपोर्ट के बिजनेस से भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, और वो भी थोड़ा बहुत मार्जिन कंपनी के इंप्रूव कर सकता है। हाँ, इबिटा मार्जिन जो इस क्वार्टर में कंपनी का गिरा है, मतलब इनका कहना है कि गाइडेंस हमने सेम उतना ही दिया था 11 से 13% का। अब लास्ट ईयर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो 15-16% का इबिटा पॉलीकैब का आ रहा है, ये सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि आप ये देखो, कोई भी मैनेजमेंट, अच्छी मैनेजमेंट मतलब किसको बोलते हैं हम, जब भी आपके बिजनेस में वन टाइम या फिर नॉन सस्टेनेबल प्रॉफिट या ग्रोथ आती है ना, तो वो उसको क्लियरली बताए मार्केट को कि ये जो ग्रोथ है या ये जो प्रॉफिट है ये सस्टेनेबल नहीं है, आगे चल के हमारे मार्जिन नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो वो इन्होंने हमेशा से मेंटेन किया था। जब इबिटा 15% भी था तब भी मैनेजमेंट 11-13% का ही गाइडेंस देती थी, तो वही गाइडेंस इन्होंने अभी भी मेंटेन रखा है। बाकी ओवरऑल चीजें तो ठीक है, डिमांड वगैरह, ऑर्डर बुक वगैरह सब कुछ अच्छा है कंपनी का। प्राइस रिवीजन किया है इन्होंने, जो ये कॉपर वगैरह के प्राइसेस थोड़े से कट हुए हैं अभी, तो कंपनी कह रही है उससे वॉल्यूम ग्रोथ हमको देखने को मिल सकता है Q2 Q3 Q4 के अंदर। तो यही है, बाकी ओवरऑल गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है कि इंडस्ट्री को 1.5 से 2 टाइम हम आउट परफॉर्म करने को देखेंगे। वैल्यूएशन वाइज आप देखोगे तो मतलब 20-25% का अर्निंग ग्रोथ अगर कंपनी का आता है FY27 के अंदर, तो फॉरवर्ड पी इसका 42-43 के अराउंड है। अब मुझे अगर किसी बड़े प्लेयर को पे ऊपर बैट करना है केबल वायर के अंदर, तो एक अच्छा बैट है पॉलीकैब उसके अंदर, क्योंकि मोर देन 30% का मार्केट शेयर भी है। और आप देखो ग्रोथ तो 20-25% आ ही रही है कंपनी की, प्लस आगे का ग्रोथ आउटलुक भी अच्छा है कंपनी का। वैल्यूएशन री रेटिंग में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि पी ऑलरेडी री रेट हो चुका है, लेकिन हाँ एक अच्छा बैट बन सकता है अगर मेरे को बड़े प्लेयर में किसी के ऊपर बैट करना है इस स्पेस के अंदर। तो ये था पॉलीकैब के ऊपर डिस्कशन। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं हेवल्स को। हेवल्स की भी Q1 के नंबर्स मतलब ग्रोथ वाइज तो ठीक है, अराउंड 20% के आसपास का ग्रोथ आया है इनका, बट इनके प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी इंपैक्ट हुई है। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 20% से ग्रो हुआ है, 19.7%, ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ है YOY। बट इनके मार्जिन पे इंपैक्ट हुआ है। तो जैसे 10% का इबिटा था इनका लास्ट ईयर, अब इस बार 7.3% का इबिटा हो गया। इबिटा ग्रोथ भी देखो आप, नेगेटिव ग्रोथ है, 9% गिर गया ये YOY। और प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का नेगेटिव है, 15% से पैट कंपनी का गिरा है। ये क्यों हुआ है? एक तो ये सेगमेंट में आपको दिखेगा, जो इनका रिन्यूएबल वाला सेगमेंट है, इसके प्रॉफिट मार्जिन ना 21% से 8% हो गया, यानी 13% इसका प्रॉफिट मार्जिन गिर गया YOY। तो एक तो इसने कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट किया है। दूसरा, ये जो मार्केटिंग एक्सपेंस है कंपनी का, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, ये 100% बढ़ गया, डबल हो गया बेसिकली। 142 करोड़ कंपनी खर्चती थी अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पिछले साल तक,
इस क्वार्टर में ये बढ़ के 286 करोड़ हो गया। तो 100% मेरा मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ गया, प्लस मेरा एक जो सेगमेंट है रिन्यूएबल, उसके प्रॉफिट मार्जिन 21 से 8% हो गए। इसकी वजह से कंपनी का EBITDA मार्जिन गिर गया, 10% से 7% आ गया, और प्रॉफिट में भी 15% का डी ग्रोथ है, जबकि टॉप लाइन ग्रोथ ठीक है 20% के अराउंड। तो इनका क्या हुआ है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मार्जिन जो कंपनी के गिरे हैं, एक तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है हमारा, ये पीएनएल में मतलब देखने में लगता है कि 100% ग्रो हो गया है, बट एक्चुअली इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। इसमें कंपनी ने क्या किया है, पहले ये बीटीएल करते थे। एडवर्टीजमेंट आपके दो होते हैं ना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एक होता है आपका बीटीएल बिलो द लाइन, दूसरा होता है आपका एटीएल अबव द लाइन। बिलो द लाइन में कंपनी पहले क्या करती थी, जो डीलर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, उनको इंसेंटिव देना, स्कीम्स वगैरह उनके लिए रन करना कि ज्यादा सेल्स हो तो उनको कुछ इंसेंटिव वगैरह आप दे रहे हो उसके लिए, उस तरीके का एक्सपेंस हो गया। अब ये जो बीटीएल है ना, ये आता था आपका अदर एक्सपेंसेस के अंदर, पहले पीएनएल के अंदर। तो मुझे एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन में मुझे वो लाइन आइटम नहीं दिखता था। अब कंपनी ने वो बीटीएल से स्विच करके एटीएल पे फोकस किया है, यानी अब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को इंसेंटिव देना बंद किया है। अभी कंपनी फोकस कर रही है, जो जैसे एंजल वन करता है अपना आईपीएल स्पॉन्सरशिप से, वो जो कर रहे हैं अपनी ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं अबव द लाइन, यानी आप मास मीडिया को टारगेट करते हो, ब्रांड प्रमोशन करते हो, उस तरीके का खर्चा जो होता है ब्रांडिंग के ऊपर, तो वो वाला खर्चा आपका आता है डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन के अंदर। तो एक तो वो लाइन आइटम स्विच हुआ है, इसकी वजह से एकदम से 100% का जंप दिख रहा है। तो वैसे भी खर्चा बढ़ा है, क्योंकि अगर आप टोटल रेवेन्यू में देखो तो पहले आई थिंक वो 2% 2.5% कॉन्ट्रीब्यूट करता था टोटल रेवेन्यू में मार्केटिंग का खर्चा, अब वो बढ़ करके लगभग 4.5% हो गया। तो खर्चा बढ़ा जरूर है, लेकिन एकदम 100% का जंप नहीं है। तो एक तो वो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। दूसरा, मैनेजमेंट बोल रहा है रिन्यूएबल की जो प्रॉफिट मार्जिन कम हुए हैं 21% से 8%, वो प्रोडक्ट मिक्स की वजह से हुआ है। तो उसमें ये जो कुछ सोलर पैनल्स वगैरह होते हैं, कंपनी कह रही है ये अभी हमने इस क्वार्टर में B2B को सप्लाई किया है ज्यादा, और जो कुछ आपके प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस होते हैं वहां पे सप्लाई किया है, वहां पे प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। लेकिन आगे चल के ये दोनों दोनों का इन्होंने गाइडेंस दिया है, एडवर्टीजमेंट का भी और ये रिन्यूएबल वाला का भी, कि आगे चल के आने वाले क्वार्टर्स में ना, स्पेशली H2 के अंदर आपको मार्जिन में वापस से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि जो रिन्यूएबल वाला बिजनेस है हमारा, उसमें हमारा प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट होगा, हम कंज्यूमर्स की तरफ फोकस करेंगे, सेम जैसे पॉलीकैब कर रहा है, सोलर रूफटॉप स्कीम हो गया, सोलर इन्वर्टर्स वगैरह हो गए, उसकी तरफ कंपनी फोकस करेगा जहां पे मार्जिन अच्छे होते हैं। और इनका कहना है कि क्योंकि मेन अगर आप इनका मोड देखो, एडवांटेज देखो, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो इन्होंने पिछले 30 सालों में बनाया है। तो कंपनी कह रही है कि हम B2B में ज्यादा प्ले नहीं करेंगे ये रिन्यूएबल्स के अंदर, मेन फोकस हमारा B2C के ऊपर ही रहेगा। या फिर जो आपके छोटे छोटे फैक्ट्री के जो ऑनर्स होते हैं, जो सोलर रूफटॉप वगैरह लगाते हैं अपने इंडस्ट्रीज, अपनी फैक्ट्री के अंदर, उनको हम टारगेट करेंगे, थोड़ा बहुत कमर्शियल और बाकी कंजम्पशन, क्योंकि वहां पे हमारे जो ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका नेटवर्क आएगा गेम में, तो उसके अंदर हम एंटर करेंगे, मार्जिन हमारे इंप्रूव हो जाएंगे, तो वहां से एक मार्जिन बढ़ेगा। दूसरा, कंपनी कह रही है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी, क्योंकि Q1 आपका समर सीजन होता है, और FMEG बिजनेस जो होता है आपका, ये जैसे जैसे इनका एसी वगैरह का बिजनेस है, उसके लिए ज्यादा एक्सपेंस इसी सीजन में करना पड़ता है फर्स्ट क्वार्टर में। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी हमारा फ्रंट लोडेड आया है इस क्वार्टर के अंदर, तो एकदम से हमको इंपैक्ट ज्यादा दिख रहा है। पूरे साल में ये भी टोटल रेवेन्यू का 2.7 से 3% ही रहेगा, मतलब ओवरऑल आगे चल के ये भी कम हो जाएगा। तो इसकी बेसिस पे कंपनी कह रही है मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखेगा H2 के अंदर, Q3 Q4 के अंदर। बाकी कैपेक्स वगैरह ये भी वही कर रहे हैं, 14-1500 करोड़ के आसपास। ज्यादा कैपेक्स ये भी केबल और वायर वाले बिजनेस में कर रहे हैं, 800-900 करोड़, 200 करोड़ कंपनी खर्चेगी अपना ये R&D के ऊपर, और बाकी के जो अदर बिजनेसेस हैं उनके अंदर। तो और तो कुछ खास है नहीं। वॉल्यूम ग्रोथ इनका भी मतलब फ्लैट ही रहा है केबल वायर बिजनेस में, जैसे पॉलीकैब का हमने देखा। और हाँ, बाकी यही है, मार्जिन इंप्रूवमेंट का गाइडेंस है। तो नंबर्स ठीक ठाक हैं। हाँ, एक और चीज उन्होंने बनाया, जैसे ग्रोथ आप देखोगे, पॉलीकैब का जो ग्रोथ है, इनका जो ग्रोथ है, प्लस इंडस्ट्री में भी आप देखो केबल वायर बिजनेस का जो ग्रोथ है, हैवेल्स ने एक तरीके से उसको अंडर परफॉर्म किया। तो कंपनी कह रही है हमने अपना अप्रोच ना चेंज करा है। पहले जैसे इंडस्ट्री में अभी भी बाकी प्लेयर्स जो करते हैं कि आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को एक तरीके से पुश करते हो कि वो ज्यादा इन्वेंट्री उठाए, ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करके रखे, स्टॉक अपना फुल करके रखे अपने अपने पास में, और फिर जैसे जैसे सेल्स होता जाता है और ज्यादा वो इन्वेंट्री बिल्ड करते जाए। तो कंपनी कह रही है हम अब इस अप्रोच से शिफ्ट करके ना, हमारा टारगेट है कि जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है वो कम स्टॉक रखे अपने पास में, ताकि उनका जो इन्वेंट्री टर्न है वो अच्छा हो, और उससे उनका ROI बढ़ता है, और लॉन्ग टर्म में हमारे साथ में उनका रिलेशनशिप इंप्रूव होता है इससे। तो इस मॉडल के ऊपर इन्होंने स्विच किया है, इसलिए कंपनी कह रही है कि इस क्वार्टर
क्वार्टर में ग्रोथ आपको कम देखने को मिल रहा है, वरना हम ज्यादा ग्रोथ जो है वो डिलीवर कर सकते थे। तो ये है ओवरऑल। बाकी इनका अपॉर्चुनिटी वाइज तो ऑफ कोर्स मतलब कोई खास पॉइंट है नहीं, पी और पहले से ही काफी ज्यादा इनका, और ग्रोथ इनका यही रहेगा, 15-20% के आसपास ही कंपनी ग्रो कर सकती है। हाँ, मार्जिन इंप्रूवमेंट थोड़ा बहुत हो सकता है कंपनी के लिए। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं अपार इंडस्ट्रीज को। तो अपार का एक तो आप बिजनेस मॉडल अगर समझो तो केबल बिजनेस इनका भी है, जैसे पॉलीकैब का है और ये के आई वगैरह का है, लेकिन केबल बिजनेस से इनको अभी सिर्फ 25% ही रेवेन्यू आता है। मेन इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है कंडक्टर बिजनेस। कंडक्टर वो जो आप देखते हो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होती है, एल्यूमिनियम वायर वगैरह, तो वो ये कंपनी बनाती है। वर्ल्ड में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है उसका ये। एंड साथ में कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, 35 से 40% रेवेन्यू उनका एक्सपोर्ट से भी आता है। तो टोटल रेवेन्यू में ना 50-51% रेवेन्यू आता है इससे, कंडक्टर से। फिर एक और बिजनेस है इनका स्पेशलिटी ऑयल्स का, जो ट्रांसफार्मर में ऑयल वगैरह डलता है उसको ठीक ठंडा रखने के लिए, शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। प्लस कुछ इंडस्ट्रीज में भी जो आपके मशीन इक्विपमेंट होते हैं उनमें भी वो ऑयल यूज होता है। तो 25-26% उस बिजनेस से आता है, एंड बाकी का 25% आता है केबल वाले बिजनेस से। तो ये इनके 3 अलग अलग सेगमेंट्स हैं। इनका भी अब रेवेन्यू देख लेते हैं, परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी का Q1 का। सो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है इनकी भी, 29% से रेवेन्यू ग्रो किया है कंपनी का वाई लेवल पे। इबिट्टा 63% ग्रो हुआ है। इबिट्टा मार्जिन आप देखो 9-10% का इबिट्टा था, 12% क्रॉस कर गया इस क्वार्टर के अंदर। तो लगभग 260 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन है। फिर पैट में भी ऑलमोस्ट 78% की ग्रोथ है वाई लेवल पे। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो कंडक्टर बिजनेस में 20% का रेवेन्यू ग्रोथ है। वॉल्यूम इसका डी ग्रो हुआ है, 7% वॉल्यूम गिरा है कंडक्टर बिजनेस में। बट इबिट्टा मार्जिन इसके मतलब फ्लैट रहे हैं, इबिट्टा मार्जिन में कोई डिक्लाइन नहीं है, लेकिन आपका ये वॉल्यूम इसमें डी ग्रो देखने को मिला है। फिर जो ऑयल वाला बिजनेस है कंपनी का, इसमें 35% की रेवेन्यू ग्रोथ है, सबसे ज्यादा फास्ट रेट पे ये ग्रो हुआ है। इसका वॉल्यूम 14% गिरा है वाई लेवल पे। बट ओवरऑल इबिट्टा जो है वो आपका 3x हो गया, 3x से भी ज्यादा ग्रोथ है ओवरऑल इबिट्टा के अंदर। एंड इबिट्टा मार्जिन कंपनी के इसमें 19% हो गए हैं, जो लास्ट ईयर था 8%, यानी 2.5x का जंप है कंपनी के ऑयल बिजनेस के मार्जिन के अंदर। और फिर आता है लास्ट वाला डिवीजन आपका केबल का, जहां पे 29-30% के अराउंड ग्रोथ है, सेम जैसा इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, थोड़ा बहुत उससे अच्छा ही कर रहे हैं। और इबिट्टा में भी अच्छी ग्रोथ है, 37% के अराउंड। इबिट्टा मार्जिन थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है, 10% से 10.6%, ऑलमोस्ट 11% का इबिट्टा बनाती है कंपनी अपने केबल बिजनेस के अंदर। तो इनका बिजनेस में मेन जो हाईलाइट देखने को मिला है कि मार्जिन एकदम इतने जंप कर गए हैं, स्पेशली ऑयल वाले बिजनेस के अंदर। ऑयल वाले बिजनेस में क्या हुआ है, जो क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं पिछले 6-7 मंथ्स के अंदर, उसका इनको एडवांटेज मिला है। बेसिकली इन्वेंट्री गेन का एक इनको एडवांटेज मिला है इस क्वार्टर के अंदर। पहले आपने सस्ता स्टॉक अपने पास में रखा था, अभी प्राइसेस बढ़ गए हैं, आप मार्केट रेट पे बेच रहे हो, तो वहां से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सिर्फ उसी की वजह से आपको दिख रहा है इबिट्टा मार्जिन सीधे 18-19% हो गया 8-9% से। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, मतलब आगे चल के आपके मार्जिन वापस से रिवर्स होंगे, 8-9% के आसपास आएंगे। बट जो कंडक्टर वाला बिजनेस आपने इनका देखा कि वॉल्यूम वहां पे डी ग्रो हुआ है, फिर भी इबिट्टा मार्जिन फ्लैट है, इबिट्टा मार्जिन में कोई वहां पे डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि कंपनी का ना प्रीमियमाइजेशन का वहां पे थीम चल रहा है। इनके एक तो आपके सिंपल कमोडिटी टाइप वायर होते हैं, तो पहले उनका सेल्स ज्यादा था। आज के टाइम पे 50% जो सेल्स है कंपनी का वो प्रीमियम प्रोडक्ट से आता है, जो HTLS आपका कंडक्टर हो गया, या ACC कैटेगरी का जो कंडक्टर है, बेसिकली जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकता है, और उसमें 30 से 40% उसमें आपका प्रीमियमाइजेशन होता है, मतलब ज्यादा आप चार्ज करते हो उसमें। तो उसका प्रोडक्ट सेल क्योंकि 50% हो गया आप कंपनी के टोटल कंडक्टर बिजनेस में, इसीलिए वहां पे आपको मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि अच्छी चीज है। और मैनेजमेंट ने पहले के कॉन कॉल्स वगैरह में भी बोला है कि प्रीमियम प्रोडक्ट का शेयर बढ़ाने पे हमारा फोकस है, तो वो चीज अच्छी है। केबल वाला बिजनेस एज यूजुअल अच्छा कर रहा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कंपनी के लिए डेवलपमेंट हुआ है Q1 में कि यूएस के अंदर जो ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा वगैरह इनके जो डेटा सेंटर हैं, उनके लिए इनके केबल को अप्रूवल मिल गया। तो पहले कंपनी वहां पे सिर्फ एल्यूमिनियम केबल्स ही सप्लाई करती थी, अब ये जो क्योंकि अप्रूवल मिल गया है इनके डेटा सेंटर का, तो कंपनी कॉपर केबल्स भी वहां पे सप्लाई करेगी। बेसिकली यूएस के अंदर एक इनका नया रेवेन्यू स्ट्रीम ऐड हो गया, तो ये एक अच्छी चीज है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी वो अपनी इंडिया फैक्ट्री से ही करेगी। तो एक तरीके का आपको ये इनकी क्रेडिबिलिटी भी दिखाता है कि क्रेडिबिलिटी कितनी स्ट्रांग हुई है। साथ में कंडक्टर बिजनेस में ऑर्डर बुक आप देखो तो बहुत अच्छे रेट से ग्रो हुआ है, ऑलमोस्ट आई थिंक 33-34% की ग्रोथ है इनके ऑर्डर बुक के अंदर। प्लस कंपनी कह रही है कि 4 कंपनी से जो हमको ऑर्डर मिला है ना इसमें, वो हमको नेक्स्ट 4 ईयर्स के अंदर कंप्लीट करना है। लगभग 2800 करोड़ का वो टोटल ऑर्डर बुक है, यानी कि सिर्फ 6 मंथ्स 9 मंथ्स का नहीं, लॉन्ग ऑर्डर बुक भी कंपनी को मिल रहा है। तो ये चीजें ओवरऑल डेवलपमेंट काफी अच्छा है कंपनी का। रिजल्ट वगैरह ठीक है, लेकिन एक
चीज आपको देखना है कि जो 70-80% का प्रॉफिट ग्रोथ है और ये जो मार्जिन एक्सपेंशन इतना बड़ा दिखा है, ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आगे चल के आपके वो ऑयल बिजनेस का मार्जिन वापस नीचे जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी नॉर्मल हो जाएगी। इनका जो ग्रोथ का गाइडेंस है वो 15-16% के अराउंड है रेवेन्यू का। हाँ, मार्जिन इनके इंप्रूव जरूर होंगे ओवरऑल बिजनेस के, क्योंकि जैसा इनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है कंडक्टर बिजनेस में, फिर केबल बिजनेस में कंपनी को डेटा सेंटर से अच्छा थीम मिल रहा है, प्लस यूएस के अंदर एक्सपोजर कंपनी बढ़ा रही है अपना, तो वो भी हाई मार्जिन बिजनेस होता है। अभी भी अगर आप इनका ऑर्डर बुक देखो तो लगभग 66% जो ऑर्डर है कंपनी का वो एक्सपोर्ट का है, तो वो हाई मार्जिन बिजनेस होता है इनके लिए। तो डायरेक्शनली मार्जिन बढ़ेगा जरूर, लेकिन हाँ, ये जो वन टाइम जंप इतना बड़ा देखने को मिला है Q1 में, वो सस्टेनेबल नहीं है। तो बाकी ठीक है, लेकिन हाँ मतलब इंटरेस्ट इतना ज्यादा बनता नहीं है इसमें, क्योंकि पी ऑलरेडी इसका 46-47 का है, और उसमें भी अगर आप ये जो ऑयल बिजनेस है जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया उसको हटा के देखोगे तो इनका पी 50 से ज्यादा होता है, 55-56 का पी बन जाता है। तो मतलब डील इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में पॉलीकैब ज्यादा अच्छा डील लगता है, आर काबिल वो बहुत एक अच्छा डील है। बाकी ट्रैक इसको करते रहेंगे, देखते हैं आगे इनके कैसे नंबर्स आते हैं। लास्ट ऑफ डिस्कस करते हैं आर काबिल, इनके रिजल्ट आज ही आए हैं। कॉल अभी इनका सुना नहीं है मैंने, वो अलग से डिस्कस कर लेंगे। सो इनके Q1 के नंबर्स अगर हम देखें तो 54% की ग्रोथ है कंपनी की YOY, सबको आउट परफॉर्म किया है इन्होंने। और अच्छी चीज क्या है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 7% की ग्रोथ है। मतलब जैसे हमने पॉलीकैब में डिस्कस किया ना कि केबल वायर कंपनी के लिए Q1 सीजनली वीक होता है Q4 के कंपैरिजन में, बट इनका Q1Q भी आपको 7% का ग्रोथ दिखेगा। फिर इबिट्टा कंपनी का ऑलमोस्ट डबल हो गया YOY लेवल पे, इबिट्टा मार्जिन भी 7% से 9% हो गए हैं कंपनी के, एंड पैट 129% से ग्रो किया है, डबल से भी ज्यादा। पैट मार्जिन भी 4.4 से 6.5% के हो गए हैं। सेगमेंट वाइज आप देखो तो वायर और केबल 57% से ग्रो किया है कंपनी का YOY लेवल पे। इसका प्रॉफिट मार्जिन 7.6 से ऑलमोस्ट 10% टच कर रहा है आज के टाइम पे, एंड इसका प्रॉफिट डबल से ज्यादा हो गया। एफएमईजी वाला बिजनेस, इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी आई है इस क्वार्टर में, 28% YOY। और इनका गाइडेंस था ब्रेक इवन का पहले लास्ट ईयर का, कि FY26 में हमारा ये एफएमईजी वाला बिजनेस ब्रेक इवन करेगा। पॉलीकैब का भी था, पॉलीकैब ने अचीव कर लिया, बट इनका गाइडेंस ना डिले हो गया था। अब इन्होंने बोला था FY27 में हम इसमें ब्रेक इवन करेंगे। अच्छी चीज क्या है कि फर्स्ट क्वार्टर में ही ये वाला जो सेगमेंट है ब्रेक इवन हो चुका है कंपनी के लिए। अब फुल ईयर में कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है वो देखना है, बट स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है कंपनी के लिए, और साथ में टॉप लाइन की ग्रोथ भी अच्छी है। बाकी रेवेन्यू मिक्स इनका वही है, 25-29% के रेंज में इनका एक्सपोर्ट से आता है बिजनेस, बाकी सारा कंपनी का डोमेस्टिक से बिजनेस आता है। वर्किंग कैपिटल डेज इनका भी पॉलीकैब की तरह स्टेबल है, 49 से 50 डेज के बीच में। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस है आर काबिल की, काफी अच्छे नंबर्स हैं। गाइडेंस तो इन्होंने वैसे पूरे साल का दिया था 16 से 18% का वॉल्यूम ग्रोथ का। बाकी अगर ये आपके कॉपर एल्यूमिनियम के प्राइसेस जो बढ़े हैं पिछले 6-9 मंथ्स के अंदर, ये अगर वैसे ही रहते हैं, ज्यादा करेक्शन नहीं होता, तो फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ इनका 30% के आसपास बनता था। बट Q1 के अंदर ही 54% का ग्रोथ दिखाया है। और ऐसा नहीं है कि ग्रोथ ये एफएमईजी डिवीजन से आया हो, एफएमईजी डिवीजन ने अच्छा ग्रो किया 28%, बट मेन जो ग्रोथ का लीडर रहा है वो इनका वायर और केबल वाला बिजनेस रहा है, जिसमें 57% की ग्रोथ है। तो वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अब इसके बेसिस पे आप देखो ना तो इनका पी बहुत सस्ता हो गया। पहले पी था इनका आई थिंक 50 से भी ज्यादा, अभी पी कम होकर के 46-45 के आसपास आ जाता है। एंड मतलब जो Q4 तक का जो इनका गाइडेंस था उसके बेसिस पे आप देखो तो फॉरवर्ड पी इनका अराउंड 25-26 बन रहा था, अभी वो फॉरवर्ड पी बनता है 38-39 के अराउंड। तो वैसे तो इनको गाइडेंस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि Q1 के अंदर ही इतनी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और इतना सॉलिड रेवेन्यू ग्रोथ आया है कंपनी का। बट देखना है कौन कौन इनका अभी होगा, मैंने सुना नहीं है, तो कौन कौन इनका अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो आज के टाइम पे मुझे अगर बैट करना हो पूरे केबल वायर स्पेस में, तो ऑब्वियसली आर काबिल, जिसको हम लास्ट ईयर से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मुझे कहीं बैट करना ही है तो आर काबिल अच्छी डील लगती है। क्यों डील लगती है? क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे ही वो गाइडेंस दिया था ना कि अगले 3 साल के अंदर हमारा जो ये केबल वायर का बिजनेस है इसको हम 20-25% से ग्रो करेंगे, और इसका इबिट्टा जो 6% था उसको हम 10% तक लेके जाएंगे। अभी आप देखोगे तो इबिट्टा सिर्फ केबल वायर में ऑलरेडी 9.9% कंपनी टच कर चुकी है, और ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर नहीं होता। फिर भी आई थिंक इनकी हिस्ट्री का अभी तक का सबसे बेस्ट क्वार्टरली नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। तो लॉजिक के हिसाब से देखो तो गाइडेंस इनको बढ़ाना चाहिए, और वैसे ही मतलब नहीं भी बढ़ाते हैं फिर भी बेस्ट डील है इस पूरे स्पेस के अंदर। बाकी देखते हैं कौन कौन इनका कैसा रहता है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये थे डिस्कशन इन चारों स्टॉक्स के ऊपर। केबल वायर में सबसे बेस्ट बेट आर काबिल, उसके अलावा अगर मुझे देखना है लार्ज कैप में कहीं पे तो पॉली कैप को मैं देख सकता हूँ। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।